हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो आज की कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वह है आपकी पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 19 लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, अर्थात तारों की जीवन यात्रा। तो बच्चों, जैसे कि हम मनुष्य की जीवन यात्रा तो आप अपने आसपास देखते ही हैं, लेकिन तारों की भी एक जीवन यात्रा है, लेकिन ये बहुत लंबी यात्रा होती है जिसके बारे में हम आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमारी आज की जो चर्चा होगी वह मुद्दों में विभाजित है, जिसमें प्रमुख मुद्दे हैं गैलेक्सी। पिछली कक्षाओं में हमने देखा गैलेक्सी, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, गैलेक्सी क्या है। फिर तारों के कुछ प्रकार की चर्चा करेंगे। फिर तारों के गुणधर्म के बारे में हम जानेंगे, जिसमें सूर्य के से तुलना करेंगे, सूर्य के गुणधर्म को जानेंगे। और फिर तारों की स्थिरता, यानी तारे इतने साल से कैसे स्थिर हैं, वो गायब क्यों नहीं हो जाते या वे बड़े क्यों नहीं हो जाते फ्रिक्वेंटली, यानी कम समय में, लेकिन वो अरबों सालों से स्थिर हैं। और उसके बाद उनकी उत्क्रांति कैसी होगी, यानी तारों की अंतिम अवस्था। आखिर तारे कभी न कभी तो समाप्त होंगे, तो उनकी अंतिम अवस्था क्या होगी, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जब भी तारों की बात होगी तो निश्चित है कि हम आकाश की ओर देखेंगे। आकाश क्या है, तो हम अपने पृथ्वी से ऊपर की ओर देखें, क्योंकि नीचे तो पृथ्वी है। ऊपर की ओर देखें तो खुला आसमानी भाग है। दिन में वो काला गहरा दिखाई देता है, रात में काला गहरा दिखाई देता है क्योंकि सूर्य होता नहीं है, और दिन में वो नीले रंग का दिखाई देता है। और आसपास हमारे चारों ओर सूर्य की रोशनी, प्रकाश दिखाई देते हैं। तो हम इस आसमानी भाग को, आकाश को अगर देखें तो टिमटिमाते हुए असंख्य तारे दिखाई देते हैं, जिनमें से स्पष्ट आंखों से तो कुछ ही दिखाई देते हैं, जबकि उसके पीछे और दूर दूर तक हम दूरबीन से अगर देखें तो बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। और उन्हीं तारों के बीच में असीमित खोखले भाग हैं, जिसे हम अवकाश या अंतरिक्ष या स्पेस कहते हैं। तो ये अंतरिक्ष, स्पेस की कोई सीमा ही नहीं है, ये असीमित भाग है। और इन्हीं में कुछ गैसों, कुछ बादलों का समूह है, जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। जैसे कि ज़मीन से, पृथ्वी से खड़ा होकर आसमान की ओर देखें तो एक निश्चित भाग हमें दिखाई देता है। तो गैलेक्सी कितना बड़ा है और हम जो देख रहे हैं वह हमारा आकाश कितना बड़ा है, इसकी तुलना करनी हो तो हम सिंपल सी तुलना करते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अक्षर से एक छोटा सा अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से परिच्छेद पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से एक लेसन बन जाता है,
लेसन से कई लेसन से पुस्तक बनते हैं। पुस्तक इकट्ठा होकर लाइब्रेरी पुस्तकालय बनता है, और पुस्तकालय किसी न किसी इमारत में होता है, इमारत किसी एक जगह पर होता है। तो देखा जाए तो एक छोटा सा अक्षर और एक बड़े से पुस्तकालय में कितना अंतर है, तो बहुत अंतर है। कहाँ एक अक्षर और कहाँ एक पुस्तकालय। ठीक उसी प्रकार अगर स्थान की बात करें तो हमारा एक शहर मुंबई हमें लगता है काफ़ी बड़ा है। मुंबई एक महाराष्ट्र राज्य में है, जो महाराष्ट्र राज्य काफ़ी बड़ा है, और महाराष्ट्र राज्य हमारे भारतवर्ष इस देश में है। देश तो काफ़ी बड़ा है महाराष्ट्र से, और यह भारतवर्ष किसी एक बड़े भूखंड ज़मीन के टुकड़े पर है जिसमें कई देश हैं। एशिया यह बड़ा टुकड़ा है, इसमें हमारा भारतवर्ष है, और ऐसे ही कई बड़े टुकड़े मिलाकर पूरी दुनिया विश्व बनी है हमारी, जो कि पृथ्वी कहलाती है। और यह पृथ्वी एक विशेष परिवार का हिस्सा है, सूर्य परिवार का हिस्सा है, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, जिसमें पृथ्वी जैसे कई ग्रह उपग्रह शामिल हैं। तो सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, और हमारा ये सौरमंडल जो है ऐसे कई तारों के बादलों के समूह से बना है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और ये आकाशगंगा को एक विशेष नाम दिया गया है, उसका नाम है मंदाकिनी। जो आकाशगंगा जिसमें हम मौजूद हैं, जिसमें हमारा सौरमंडल मौजूद है, उसे नाम दिया गया है मंदाकिनी। तो आकाशगंगा कहाँ और हमारी मुंबई कहाँ, कितना अंतर है। तो इन्हीं आकाशगंगा में कई असंख्य तारे, धूल के कण, गैसों का समूह है, जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी जो अपनी गैलेक्सी समूह है, आकाशगंगा है, वह मंदाकिनी कहलाती है। तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, और ऐसे कई आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सी हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। जो खुला भाग है पूरा वह ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में ऐसे कई गैलेक्सी मौजूद हैं, अलग अलग आकार प्रकार के गैलेक्सी पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि पृथ्वी के बाद हमारा सौरमंडल, सौरमंडल मतलब सूर्य का परिवार। सूर्य एक तारा है, उसके परिवार में अभी तक हमारे 8 ग्रह और कई उपग्रह शामिल हैं, लघु ग्रह हैं, कुछ बटु ग्रह हैं, उल्कापिंड, धूमकेतु इत्यादि सब हमारे इस सौरमंडल में है। और ये सारा सौरमंडल जो है, सूर्य उसका मुखिया है, सूर्य के चारों ओर ये घूमते हैं। और सूर्य जो है इस पूरे परिवार को लेकर हमारे आकाशगंगा में चक्कर लगाता है। तो आकाशगंगा कितना विशाल है, उसमें हमारा एक छोटा सा सौरमंडल। और ये जो आकाशगंगा देख रहे हैं चक्राकार, इसमें लगभग 10 की घात 11 तारे हैं, जो कि लगभग 100 अरब के आसपास है। ये तो अंदाज़ा ही है, इतने तारे इसमें हैं, हम तो गिन ही नहीं सकते इसे। और हमारे इस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, मैंने कहा। और मंदाकिनी में लगभग 100 अरब 10 की घात 11 तारे हैं। ऐसे कई मंदाकिनियाँ, आकाशगंगाएं या गैलेक्सी जो हैं, वो हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, अलग अलग आकार के। कोई चक्राकार है, जैसे कि हमारी अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा जो है वो चक्राकार है उसका आकार। उसके बाद अंडाकार, लंब वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार के गैलेक्सी हैं, अवरुद्ध चक्राकार बियर्ड, और अंत में है अनियमित, कोई निश्चित आकार नहीं। तो सारी गैलेक्सियाँ लगभग इन्हीं में से कोई एक समूह होता है। इन 4 प्रकार में हम सामान्य तौर पर बांट सकते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा चक्राकार प्रकार के गैलेक्सी है। तो ये हमारी पृथ्वी, पीछे अंतरिक्ष, आकाश, और आकाश में तारे। लेकिन हमारे आँखों से हम बहुत सारे तारे नहीं देख पाते। हमारे आँखों से अगर हम गिनने की कोशिश करें
तो बहुत ज़्यादा तारों को हम नहीं देख पाएंगे। तो इन तारों का अध्ययन करने के लिए जो बहुत दूर दूर तक हैं तारे, ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगाएँ, ये सब यानी ब्रह्मांड, इनको देखने के लिए बहुत तगड़ा पावरफुल दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है हबल दूरदर्शी। यह एक बहुत विशाल इलेक्ट्रॉनिक दूरदर्शी यंत्र है, दूरबीन है, जो आकाश निरीक्षण में बहुत ही उपयोगी है। और यह पृथ्वी की कक्षा में अमेरिका ने इसे छोड़ा है और यह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए ब्रह्मांड में ग्रहों, पिंडों, तारों की खोज करता रहता है और फोटो तस्वीर पृथ्वी पर भेजता रहता है। तो नासा ने इसे छोड़ा था 1990 में। ग्रहों, तारों की खोज करने में यह बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। तो इसी यंत्र की सहायता से हमने तारों को जो भी देखा है, जितने भी तारों को देखा है, उन्हें हमने 5 प्रकार में विभाजित कर दिया है। वे कौन से तारे हो सकते हैं? तो एक है जो सूर्य के जैसे, सूर्य की तरह चमकने वाले, उनके आकार जैसे तारे, जिन्हें हम सूर्य सदृश तारे कहते हैं। फिर उससे करीब 100-200 गुना बड़ा लाल राक्षसी तारे। फिर उससे करीब 1000 गुना बड़ा महाराक्षसी तारे। और फिर अधिकांश जो तारे हैं वह तीसरे चौथे नंबर यानी जुड़वा तारे के रूप में है, यानी 2 या 2 के समूह में होते हैं और वो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, इसलिए उनका नाम जुड़वा तारे है। और अंत में है रूप विकारी तारे। इनका आकार निश्चित ही नहीं है, वो कभी भी इनका आकार घटता है और विशाल या बढ़ता भी है अनियमित आकार के। तो तारों को इन 5 समूहों में बांटा गया है। तो सबसे पहला सूर्य सदृश तारे, जो सूर्य की तरह दिखते हैं। उदाहरण व्याध और मित्र तारा जो है, ये सूर्य सदृश तारे हैं। उसके बाद उससे करीब 100-200 गुना बड़ा लाल राक्षसी तारे, उससे करीब 1000 गुना बड़ा महाराक्षसी तारे, और फिर जुड़वा तारे जो 2 के समूह में होते हैं और एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं। और रूप विकारी तारे, अपना रूप, इनके रूप आकार का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। ध्रुव तारा जो है वो इसी रूप विकारी तारों का एक उदाहरण है, प्रकार है। तो ये तारों के कुछ सामान्य प्रकार, जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में भी की है, लेकिन अभी भी जान लेना जरूरी है इन तारों के आकार के बारे में, क्योंकि तारे जो है अपना आकार रूप बदलते हैं, तो किस रूप में जाते हैं ये जानने के लिए। अब हम चलते हैं आखिर तारों के विशेष गुणधर्म की ओर। आखिर तारे हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स। जैसा कि हमने देखा कि अंधकार में, आकाश में, खुले आकाश में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम कुछ तारे को गिन पाते हैं। दिखते तो असंख्य हैं, लेकिन नज़र गड़बड़ा जाती है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, हम देख नहीं पाते हैं। तो सामान्य तौर पर हम अपनी आँखों से लगभग 4000 तारे ही देख पाते हैं, फिर मिक्सअप होने लगता है, हम क्लियर नहीं हो पाते हैं कि कितने तारे हमने देखे हैं। जिनमें सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई देने वाला जो तारा है वह तो सूर्य ही है। अब हमें बहुत विशाल दिखता है, बड़ा दिखाई देता है, उसकी चमक के आगे आसमान पूरा छिप जाता है, पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल नीला नीला आसमान दिखाई देता है जब तक सूर्य हमारे आकाश में है। एक बार सूर्यास्त हो गया तब धीरे धीरे अंधकार में वातावरण में हमें तारे नज़र आते हैं। लेकिन क्या सूर्य वास्तव में इतना बड़ा है और बाकी तारे उतने छोटे ही हैं? तो ऐसा नहीं है। आसमान में जितने तारे हैं वो बहुत सारे तारे तो सूर्य से बड़े ही हैं, अनगिनत, और सूर्य से तेज भी हैं, बड़े भी हैं।
तेज भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। तो आखिर वो इतने छोटे दिखते क्यों हैं? और वो भी सूर्य की तरह ही तप्त गैस के गोले ही हैं, एकदम ऊष्मा से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए गोले ही हैं। लेकिन वो हमारे पृथ्वी से सूर्य की तुलना में बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हमारा जो तारा है सबसे करीब वाला सूर्य, उसके गुणधर्म को जानने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य भी निश्चित है एक तप्त गैस का गोला ही है। तो उसका जो द्रव्यमान है, वजन है, लगभग 2 गुणे 10 की घात 30, यानी 2 गुणे 10 20 हुआ, और यानी 2 के आगे करीब 30 जीरो आप लगा दीजिए तो आप गिन नहीं पाएंगे। हमारी जो संख्या प्रणाली है वो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार से लेके अरब, 100 अरब, उसके आगे हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। 30 जीरो लगने का मतलब है इतना उसका द्रव्यमान है किलोग्राम में। कितना विशाल है यह, जिसमें उसका 72% भाग हाइड्रोजन गैस का है। तो गैस का ही है तो भी इतना वजन है। हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, उसका 26% भाग जो है वो हीलियम गैस से भरा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन लिखा है जबकि वास्तव में वह हीलियम है। ध्यान देंगे बच्चों, 26% भाग हीलियम गैस का है, बचा 2% भाग में अन्य तत्व गैस है। तो ज़्यादा भाग हाइड्रोजन गैस का है और वही इसका ईंधन है, उसी से ऊर्जा, ऊष्मा मिलती है। इसकी त्रिज्या की बात करें अगर हम, तो यह है लगभग 6,95,700 किलोमीटर। तो सूर्य की त्रिज्या। तो पृथ्वी, इसका पृष्ठभाग जो है, यानी टेम्परेचर है इसके पृष्ठभाग का, तापमान जो है वो 5,800 केल्विन, लगभग 6,000 सेंटीग्रेड के आसपास है। कितना ज़्यादा गर्म है ये। और जबकि केंद्र में चले जाएं तो इसका तापमान 1.5 गुणे 10 की घात 7, मतलब 1 लिखकर 7 जीरो, मतलब लगभग 15 लाख केल्विन इसका तापमान है। और इसकी उम्र लगभग 4.5 अरब वर्ष, यानी हमारा जो सूर्य है यह तारा 4.5 अरब वर्ष से अभी तक वैसे का वैसे ही है। यानी तारों की जो उम्र है, आयु है, बहुत लंबी है। तो ये रहा सूर्य के कुछ गुणधर्म देखे हमने। और सूर्य और पृथ्वी की अगर तुलना करें तो क्या मिलेगा हमें? तो सूर्य का जो द्रव्यमान है, वजन है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3.3 लाख गुना है। कितना? 3.3 लाख पृथ्वी का वजन वो एक सूर्य के बराबर है। बाप रे। और सूर्य के इस द्रव्यमान को हम हमेशा मास ऑफ सन या एम सन लिखते हैं। एम सन का मतलब हुआ हमारे सूर्य का एक वजन, और वो कितने के बराबर है? पृथ्वी के वजन के 3.3 लाख गुना के बराबर है। तो और जब भी हम तारों की तुलना करेंगे, द्रव्यमान की तुलना करेंगे, सूर्य से ही उसकी तुलना करेंगे, पृथ्वी से तुलना करने की जरूरत ही नहीं। हम सूर्य के द्रव्यमान का दुगना मतलब हुआ एम सन का दुगना, मतलब पृथ्वी के 3.3 लाख का दुगना। तो इस तरह से हम जब भी किसी सूर्य की तारे की द्रव्यमान की तुलना करेंगे तो सूर्य से करेंगे। अब इसकी त्रिज्या, यानी हमने देखा सूर्य की त्रिज्या वो पृथ्वी की त्रिज्या का 100 गुना है आकार में, और तारों का
द्रव्यमान जब भी हम उस पर चर्चा करेंगे तो सूर्य से ही उसकी तुलना करेंगे, यानी सूर्य से कितना गुना ज़्यादा, सूर्य से कितना गुना कम, तो बीच में सूर्य ही रहेगा। जब सूर्य से 10 गुने छोटे तारों की बात करेंगे तो हम सूर्य के द्रव्यमान का बटा 10 कहेंगे। इस तरह से उसको लिखा जाएगा, m/10 मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 10 गुना कम। और 100 गुना बड़ा अगर कोई तारा है तो हम लिखेंगे सूर्य के द्रव्यमान का 100 गुना, यानी गुणा 100 गुणे m सन। तो यह संकेत रूप में लिखने का अर्थ है m सन गुणे 100 मतलब सूर्य का 100 गुना बड़ा, m/10 का मतलब सूर्य से 10 गुना कम द्रव्यमान। तो आखिर ये तारे, ये जो सूर्य है यानी अन्य तारे जो हैं वो बनते कैसे हैं, आखिर बने कैसे होंगे? 4.5 अरब साल पहले ये तारा बना कैसे? बर्थ ऑफ स्टार। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में विशाल धूल कण, गैस के बादल पहले बने मौजूद थे, जिन्हें हम निहारिका कहते हैं। और ये निहारिका धूल कण हाइड्रोजन गैस से बने हुए बादल है। जैसा कि मैंने कहा, इन गैसों में आपस में अट्रैक्शन हुआ और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए और घनत्व बढ़ता गया, उनकी ऊर्जा भी बढ़ती गई इन बादलों का। और इन बादलों से इस तरह से तारे बनते गए, संकुचित होते गए और ऊर्जा बढ़ती गई, घनत्व बढ़ता गया, उनमें प्रकाश ऊर्जा निर्मित हुई और वे जलने लगे, चमकने लगे। और ऐसे ही अंतर तारकीय बादलों से निहारिकाओं की, तारों की निर्मित हुई। तो एक विशाल बादल से असंख्य तारे बने। यही तारे, यही निहारिकाएं यानी बादल, बाद में हम जिन्हें गैलेक्सी मान के चलते हैं, सब क्या है? यह एक बादलों का समूह है। आंतर तारकीय बादलों से फिर कई असंख्य तारे निर्मित हुए। और इनकी लंबाई कितनी है आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि एक बादल कितना बड़ा होगा। हम आसमान में देखते हैं बादलों के टुकड़े को, यहाँ जो अंतर तारकीय बादल है निहारिकाओं वाला, वह कुछ प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? तो आप एक बात मान लीजिए बच्चों की, एक प्रकाश की जो किरण है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, यानी 3 लाख किलोमीटर दूर कोई प्रकाश चमकता है तो वह 1 सेकंड में हम तक पहुंच जाएगा, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब बताइए कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 8 मिनट में कितना? 8 × 48 480 सेकंड में कितना दूर? बहुत दूर। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 मिनट लगता है आने में प्रकाश को, जबकि चंद्रमा से आने में 1 ही सेकंड लगता है। तो चंद्रमा कितना दूर हुआ? 3 लाख किलोमीटर के आसपास होगा, तभी तो 1 सेकंड में आ जाता है। और सूर्य जो है 8 मिनट मतलब 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर दूरी है, यानी लगभग 950 अरब किलोमीटर के आसपास सूर्य होगा, मतलब एक प्रकाश वर्ष होगा। एक साल में जो किरणें हैं इतना दूरी तय करती हैं। तो कितना बड़ा है ये। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी है, न कि समय है।
यानी 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वही दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो में हमने देखा विशाल अंतरतारकीय बादलों के आकुंचन, घनत्व और ऊर्जा के कारण ऊष्मा की निर्मित होती है। तब तो गोले स्वयं प्रकाशित होने लगते हैं जिन्हें हम तारे कहते हैं। और हमारा जो सूर्य है वह भी तारा है और उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो ईंधन का काम करती है, उसी से यह ऊष्मा निर्मित करता है। तो इतना बड़ा विशाल तारा स्थिर कैसे रहता है, स्टेबल कैसे रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर इतना बड़ा तारा, उसके ईंधन तो जल कर समाप्त हो सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं तारे के अंदर क्या है। तो गैसों के कण हैं, तमाम गैसों के कण हैं और वे गैसों के कण जो हैं तारों के गुरुत्वीय बल के कारण खिंचे रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, केंद्र की ओर यह खिंच जाते हैं। किसके कारण? तारों के कारण। तो गुरुत्वीय बल इन्हें खींच कर रखता है। लेकिन बहुत सारे कण जब ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते हैं, केंद्र में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा तापमान के कारण उनमें दाब निर्मित होता है। और दाब इस तरह निर्मित होता है कि वो वहाँ से बाहर की ओर फेंके जाने की स्थिति में आ जाते हैं, विस्फोट होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो एक तरफ दाब उनको बाहर ढकेलता है, दूसरी ओर गुरुत्वीय बल उन्हें क्या करता है? अंदर खींचने की कोशिश करता है। तो इसके बाद क्या होगा, इसकी जानकारी, इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। इसकी चर्चा हम अपने दूसरे अगले भाग में करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।